हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा उसके लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2, जैसा कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में कहा है कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे ये एससीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों बुक के प्रश्नों का सीरीज जो है स्टार्ट कर रखा है और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यह सीरीज जो है खास करके उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जो सीरियसली बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। और ये कंटेंट मैं खुद से तैयार करता हूँ फ्रेंड्स, मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी चार्ज मैं आपसे नहीं मांगता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स खरीद लीजिए यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें। कम से कम एक ग्रुप में आप इसे ज़रूर शेयर करें, इतना तो आपका उत्तरदायित्व बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखिए, चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि सभी के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि ओजोन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। खूब इत्मीनान से, खूब तसल्ली से इस प्रश्न को पढ़िए। ये प्रश्न जो है डायरेक्टली एससीईआरटी बुक से उठाया गया प्रश्न है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ओजोन का फॉर्मूला सबसे पहले जान लीजिए, O3 होता है, ठीक है। यह सजीवों के लिए, यह सजीव जीव जो हैं उनके श्वसन के लिए अनिवार्य है, ये बिल्कुल गलत है। सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य क्या है? तो ऑक्सीजन है, न कि ओजोन है। तो ये वाला तो गलत हो गया। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। ओजोन का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ये सही दिया गया है। ओजोन परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, यह भी जो है सही है, यह आपको पहले से भी पता है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है, ये गलत है। वायु में इसका जो अनुपात है ये 0.0000004% है, ठीक है। तो ये भी आंकड़ा आप साथ साथ याद रखेंगे। तो सही स्टेटमेंट इसमें से कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कूट में से सही आंसर चुनना है तो केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? देखिए, आपको पता है कि विटामिन टी जो है यह मछली यकृत तेल में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल यानी कि मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विटामिन डी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से यानी कि विषाणु से नहीं होता है? विषाणु से नहीं होता है कौन सा रोग बताइए? तो खसरा विषाणु से होता है। टाइफाइड विषाणु से नहीं होता है। टाइफाइड जो है यह जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। पोलियो भी वायरस से होता है, विषाणु से होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है। तो पूछा गया वायरस से नहीं होता है तो टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड जो है यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? बताइए, इसमें से प्रतिजैविक कौन सा है, एंटीबायोटिक कौन सा है? देखिए, प्रतिजैविक के बारे में बात करें तो इसकी खोज जो है किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और देखिए, कुछ प्रमुख प्रतिजैविक का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पेनिसिलिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। एक बार मैं और रिपीट कर दूं, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन,
ये जो है प्रमुख प्रतिजैविक है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन भी प्रतिजैविक ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा 2,4-D दिया जाएगा, ये क्या है? तो यह जो है खरपतवारनाशी है। क्या है यह? खरपतवारनाशी है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि यह SCERT के बुक में दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चक्षु BPSC बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023। यह कंप्लीट स्टडी गाइड है और यह पूरी तरह से आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पर आधारित है और पूरा सिलेबस इस स्टडी गाइड में कवर किया गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विषय सूची। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर बिहार एक अवलोकन, यानी कि बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस बुक में कवर किया गया है। समसामयिकी, और आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में भाषा है, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में जितना भी सिलेबस है पूरी तरह से इसमें कवर किया गया है। अनसीन पैसेजेस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यानी कि जितने भी अंग्रेजी के टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। भाग 2 में देखिएगा हिंदी है, हिंदी का भी सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। और यहाँ पर देखिए पेपर 2 जो है फ्रेंड्स, पेपर 2 में सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ है, जिसमें कि मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसका भी यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है टॉपिक वाइज। यह बुक आपके लिए सफिशिएंट होगा और यह आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री है, इसमें इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पर देखिए सारा टॉपिक कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है जो सिलेबस में है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के भी सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। विज्ञान में देखिएगा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, एलिमेंट्री फिजिक्स, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, एलिमेंट्री केमिस्ट्री और प्रारंभिक गणित यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको विषय वस्तु में दिखाया है, बिहार एक अवलोकन, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं बिहार के इसमें यहाँ पर कवर किए गए हैं। आपको इसमें जो है बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। देखिए जो गाइड मैंने आपको अभी बताया है, इस गाइड के साथ साथ आप चक्षु का अंग्रेजी और हिंदी का स्टडी गाइड भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, कि इनको ज़रूर खरीदा था। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस में कहा गया है। और गांधी युग का मैंने पार्ट 1 आपको कवर कराया हुआ है, देख लीजिएगा। साथ ही साथ बिहार से संबंधित जो इतिहास के प्रश्न हैं उनको एक ही वीडियो में मैंने कवर कराया है, उतना पर्याप्त रहेगा, क्योंकि BPSC में जितने भी बिहार के इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं उनमें सभी प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। VD सावरकर ने 1904 में जो है अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अच्छा, स्वदेशी आंदोलन जो है यह बंगाल विभाजन से संबंधित है। आपको याद होगा स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है, इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया था। और यह प्रभावी कब से हुआ? तो यह 16 अक्टूबर
1905 से प्रभावी हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ध्यान रखना है। अच्छा, बंगाल विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध प्रदर्शित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला की रचना किया, और यह अमार सोनार बांग्ला जो है यह बांग्लादेश का आगे चल करके राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, चलिए। और रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान को लिखा है, भारत और बांग्लादेश के। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए दिल्ली में जो है किया था किसने? दिल्ली पूछा गया है, तो दिल्ली में किसने किया है? दिल्ली में किया है सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा हो जाएगा दिल्ली में, जो कि ऑप्शन में देखिए छूट गया है सैयद हैदर रजा का नाम। यहाँ पर जो है आप बना लीजिएगा मद्रास में। ठीक है, मद्रास में, दिल्ली की जगह याद रखना है। दिल्ली में मैंने बता दिया किसने किया है, सैयद हैदर रजा ने किया है। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया है। ठीक है। अच्छा, मद्रास में किसने किया है? तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर किया है? तो पूना और मुंबई में किया है, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में नेतृत्व किया है। तो यहाँ दिल्ली प्रश्न में है, तो यहाँ तो आपको नाम ही नहीं दिया गया है सैयद हैदर रजा का, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, मद्रास बना लीजिए। अगर आप मद्रास बना लेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिदम्बरम पिल्लई हो जाएगा। अच्छा, पंजाब में याद रहेगा लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? एस अक्षर के समान जो है यह किस महासागर का आकार है? तो फ्रेंड्स यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे जो है बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर की आकृति जो है त्रिभुजाकार है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भारत के जो है सबसे बड़े क्षेत्र में जो वन पाया जाता है यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे मॉनसून वन भी कहा जाता है, और यह वन 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, साल, टीक और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक सुनना भी है जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। श्वेत क्रांति का संबंध यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? अच्छा, गैर संवैधानिक निकाय पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। गैर संवैधानिक निकाय इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा आपको। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को 12 अक्टूबर 1993 को जो है, ध्यान रखेंगे, 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं जस्टिस AK मिश्रा हैं, यानी कि अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका वर्णन संविधान में है, आर्टिकल 263 में है। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 से 329 तक में है, और वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में है। तो ये सभी जो है ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है, और ये जो है गैर संवैधानिक है। देखिए 17वें प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? 17वें प्रवासी दिवस। अच्छा, प्रवासी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। 17वें प्रवासी दिवस का आयोजन जो है यह कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया इंदौर में। इंदौर में किया गया, और इसके जो मुख्य अतिथि थे ये गुयाना के राष्ट्रपति, कहाँ के? मैंने बताया भी आपको, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं,
ये मुख्य अतिथि थे। 17वें प्रवासी दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया था। अगला प्रश्न करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। अच्छा, 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। नहीं पूछा गया। अच्छा, सार्क के बारे में आप एक बार जान लीजिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। कहाँ? तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया था 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो सदस्य देश हैं, टोटल 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो अपना प्यारा भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है और श्रीलंका है। तो इसमें से देखिएगा म्यांमार नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न करेंगे कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा राज्य रहा। अच्छा, ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसका आयोजन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किया गया। और इसमें जो प्रथम स्थान पर राज्य रहा है ये रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था और महाराष्ट्र इसमें जो है प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए मिलान करना है। यहाँ पे आविष्कार है और एक तरफ आविष्कारकर्ता दिया गया है। अच्छा, किण्वन का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने, याद रहेगा। पेनिसिलिन का अभी मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने और बेसिलस एंथ्रेसिस का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे और लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है उसका आइडिया लगेगा। ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से जंतु कौन सा संचित करते हैं? ग्लूकोज का जो बहुलक है जिसको जंतु संचित करते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम ग्लाइकोजन है। क्या है फ्रेंड्स? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन को मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में संश्लेषित और संग्रहित किया जाता है। कहाँ पर? लिवर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें तो स्थापना मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। इसका स्थापना जो है यह 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। और देखिए इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो टोटल 6 है। कौन कौन सी? तो अरबी, उंगली पर काउंट करेंगे, अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल। अच्छा, इस तरह का एक पुस्तक और भी है जो कि सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। ये तो एक याद रखना है, द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने। और द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। अच्छा, इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? तो द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, नेशनलिज्म एंड द फेट ऑफ डेमोक्रेसी। नेशनलिज्म एंड फेट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इसको लिखा किसने है? तो इनायत खान ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा गया है। 1938 में जो है यह अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा में इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है। अच्छा, 1939 में त्रिपुरी में हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफे के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिए, आग बुझाने के परिधानों पर चढ़ी परत किससे बनी होती है? आग बुझाने के परिधानों पर जो परत होती है ये मेलामाइन की होती है। मेलामाइन राइट आंसर हो जाएगा। साइंस का मैक्सिमम प्रश्न जो है एससीईआरटी का ही है, ये भी प्रश्न एससीईआरटी का ही है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि की बात की जा रही है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखेंगे, मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इससे निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको याद होगा भूख, प्यास, ताप नियंत्रण करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका स्थापना 1950 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। ठीक है, जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डुरंड कप 2022 के विजेता, 2022 के लास्ट में यह टूर्नामेंट हुआ था। अच्छा, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है, क्लियर है। और 2022 का विजेता जो रहा था ये रहा था बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी ने, याद रखेंगे, फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराया था। मुंबई सिटी एफसी को हराया था, बेंगलुरु विनर रहा था। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है और हर वर्ष इसका एक होस्ट कंट्री भी होता है। होस्ट कंट्री, जिसको कि आयोजक देश कह सकते हैं, एक होस्ट कंट्री भी होता है। और इस बार का जो होस्ट कंट्री रहा है विश्व पर्यावरण दिवस का, ये रहा है कोटे दी आइवर। यहाँ मैं लिखता हूँ कोटे डी आइवर। ठीक है, और इसका पुराना नाम आइवरी कोस्ट है, याद रखेंगे। कोटे द आइवर ही आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आइवरी कोस्ट भी दिया जाए, पुराना नाम इसका आइवरी कोस्ट है, जो कि पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह इसका होस्ट कंट्री रहा है। 5 जून पर्यावरण दिवस 2023 की थीम जो है यह सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वामित्र द्वारा रचित, ध्यान से सुनिएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? अच्छा, प्रश्न पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कहाँ से, ऋग्वेद से। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। और किस मंडल में जो है ऋग्वेद के यह लिया गया है, किस मंडल से? तो फ्रेंड्स यह जो लिया गया है यह ऋग्वेद के 3रे मंडल से सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है, 3रा मंडल हो जाएगा। अच्छा, 9वें मंडल में भी याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10वां मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त है, जिसका अनुसार 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए 8वां मंडल, 8वें मंडल में जो है जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खील कहा गया है। क्या कहा गया है? खील कहा गया है। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में से कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है? अच्छा देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का जो है इस्तेमाल हुआ है, जिक्र हुआ है? तो सर्वाधिक बार सिंधु का इस्तेमाल हुआ है। गंगा का जो है इस्तेमाल 1 बार हुआ है, जमुना का 2 बार हुआ है। और प्रश्न बन रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी जो थी ये सरस्वती नदी थी। ठीक है, बाकी भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया है। चलिए उसके बाद देखिए एंजिल जलप्रपात जो है यह किस देश में अवस्थित है? एंजिल जलप्रपात जो है फ्रेंड्स यह वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी यह ज्वालामुखी पर्वत है, यह किस देश में है? प्रीवियस वाले सेट में मैंने कराया हुआ था और इसी ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। बताइएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? चलिए उसके बाद देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ग्राम पंचायत का संगठन जो है यह अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है
अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। एक बार मैं और रिपीट कर दूं, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न करेंगे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है कानपुर में है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य शासकों की जो राजधानी थी ये मदुरई थी। ठीक है, मदुरई थी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध त्यौहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। एक ओणम है और एक पोंगल है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोगों का। देखिए पोंगल, ठीक है, यहाँ पर देखिए गल आ रहा है शब्द। क्या शब्द आ रहा है, गल, यानी कि गल से गले मिलना, गल से गले मिलना, इस तरह से आप रिलेट करिएगा। गले मिलना यानी कि जब किसी से मिलते हैं तभी तो गल करते हैं, गले मिलते हैं, तो मिलना तमिल मिल इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। पोंगल तमिलनाडु का है और ओणम जो है ये केरल का है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 1911 में, ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, 1911 में दिल्ली दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, सही है। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा सम्मिलित था, ये भी सही दिया गया है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1912 में फाइनली जो है दिल्ली राजधानी बना था। 1911 में ये घोषणा की गई थी। तो 1911 दिल्ली दरबार के ये सभी घोषणाएं हैं, तो उपरिक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरिक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं और उनमें भाग में कौन सा विषय है यह दिया गया है, और पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाग 15 में निर्वाचन है, बिल्कुल ये करेक्ट है। भाग 17 में राजभाषा है, ये भी सही है। भाग 18 में संविधान संशोधन, ये गलत है। भाग 18 में संविधान संशोधन नहीं है। भाग 18 में आपातकाल है, क्या है, आपातकाल है। और भाग जो संविधान संशोधन है यह भाग 20 में है। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ये भी सही है। तो गलत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान संशोधन भाग 18 में नहीं है, भाग 20 में है। भाग 18 में क्या है, आपातकाल है, क्या है, आपातकाल है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधि करती है। यह स्टेटमेंट किसका है जिसने कहा है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन जो है, यह कथन किसका है, तो यह है लॉर्ड डफरिन का। किसका है, लॉर्ड डफरिन का है। क्लियर, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यह कथन किसका है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं, ये स्टेटमेंट बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। देखिए कहने के लिए तो यह, इसमें आप लोग प्रश्न जो है जितना अगर हम बात करें उससे 3 गुना आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटो का 31वां सदस्य देश, अच्छा नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो कि बेल्जियम में है। और नाटो का 31वां सदस्य देश जो बना है इसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड बना है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है, तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। ये भी प्रश्न बार बार जो है बनता है एग्जाम में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, तो ये फिनलैंड हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। जल बजट है
पहला राज्य बना है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट बनता है। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये केरल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया। जहाँ भी पहला शब्द पहले शब्द लग जाए ये अपने आप में प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? तो कोचीन में। ठीक है, कोची राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूडान में फंसे, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है। सूडान में गृह युद्ध हो रहा था और वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। अच्छा, ऑपरेशन दोस्त जो है अभी जो है टर्की वगैरह में भूकंप आया था, टर्की सीरिया में, वहाँ से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। दो बूंद जिंदगी की यह स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है। दो बूंद जिंदगी ये आपको याद होगा पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान से संबंधित है। और देखिए पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 1995 में शुरू किया गया था। पोलियो राइट आंसर हो जाएगा। और 2014 में भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ था। कब? 2014 में भारत को WHO ने पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच में आता है। सबसे पहले तो आपको सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम पता होना चाहिए। तो सूर्य से अगर हम बात करें, सपोज ये सूर्य है, तो सूर्य से अगर हम बात करें तो सूर्य से हो जाएगा आपका कौन सा? बुध, फिर शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि शुक्र और मंगल के बीच, तो यानी कि शुक्र और ये मंगल के बीच में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो है यह अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए है। ठीक है, वुड डिस्पैच आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में जो है लाया गया। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद हिंदी में कहेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। सदगुरु दास बनर्जी जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण 1986 में अधिनियमित हुआ। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि शिक्षा का निस्यंदन। ठीक है, शिक्षा का, यहाँ हिंदी में मैं लिख देता हूँ, शिक्षा का निष्पंदन। ठीक है, शिक्षा का निष्पंदन। तो ये जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है लॉर्ड मैकाले राइट आंसर हो जाएगा इसका। लॉर्ड मैकाले यानी कि मैकाले करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में DK कर्वे के प्रयास से किया गया था। DK कर्वे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। न्यूनतम पूछेगा तो कैमूर होगा। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। चलिए देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग पूछा गया। अगर केवल वित्त आयोग पूछता तो अनुच्छेद 280 होता, जो कि केंद्र की बात हो रही है। यहाँ पर राज्य वित्त आयोग पूछा गया है तो यह अनुच्छेद 243 आई हो जाएगा। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए करता है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए है, कतर की राजधानी कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग 85 प्रश्न कवर करते हैं ताकि सेशन लंबा ना हो और आपको असुविधा ना हो।
इंटरेस्टिंग सेशन रहता है। 50वां प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि कच्चे आम, किसमें, कच्चे आम, इमली, अंगूर, इन सब में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इमली दिया गया है टार्टरिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करेंगे, सेशन कंटिन्यू चलता है।